Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। धर्म संसद और धर्म के नाम पर महापंचायतों में क्या बातें होती हैं, जो बातें करते हैं उनकी क्या राजनीति और क्या नियति होती है, नियत क्या होती है, धर्म के बारे में उनकी समझ क्या होती है और इन धर्मांध बातों का लोगों पर असर क्या होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। हरिद्वार से लेकर हरियाणा और दिल्ली से लेकर रायपुर तक के उदाहरण हमारे सामने हैं। हर बार ऐसी भड़काऊ बातें कि सभ्य समाज ना उन्हें सुनना चाहे और ना लल्लन टॉप शो उन्हें सुनाना चाहे, पर चाहने से कुछ नहीं होता है, दिखाना पड़ता है, सुनाना पड़ता है, क्योंकि नफरत की राजनीति करने वाले धर्म के स्वयंभू ये प्रवक्ता हमारे और आपके नाम पर अपनी दुकानें चलाते हैं और कई लोग हैं जो इनके झांसे में आ जाते हैं, विक्टिम की तरह महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये महान धर्म जिसकी अजस्र धारा सहस्र वर्षों से बह रही है खतरे में है। पर खतरे में क्या है? क्या किसी की राजनीति है? खतरे में क्या है? क्या किसी का वाद है? खतरे में क्या है? क्या देश का अमन चैन है, देश की प्रगति है? ये हमें और आपको तय करना है, क्योंकि हर बार देखने को ये मिला कि भड़काऊ भाषण देने वालों ने भारत के नागरिकों को धमकाया और अक्सर भगवा पहनकर धमकाया। वही भगवा जो एक प्राचीन और सहनशील धर्म परंपरा का शाश्वत प्रतीक है, यानी एक साथ दो धर्मों की छवि बिगाड़ने की कोशिश, और वो भी खुलेआम। पुलिस प्रशासन मौके से गायब रहता है। जब सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल होने लगती है, समाचार चैनल इन्हें प्रसारित करने लगते हैं, तब जाकर पुलिस जांच की बात करती है। जब ये पूछा जाता है कि कार्रवाई कब होगी, तब जाकर एफआईआर होती है, और जब सुप्रीम कोर्ट स्टेटस रिपोर्ट मांग लेती है, तब जाकर गिरफ्तारी होती है। बार बार ये देखने को मिला कि एक चीज है जिसका कोई बचाव संभव नहीं, उसी के बचाव में तंत्र भी खड़ा नजर आता है, और होती है व्हाट अबाउटरी, कि इसके बारे में बात कर रहे हो तो उसके बारे में क्यों नहीं। जैसे एक तथ्य को प्रकट करने से दूसरे तथ्य की वैधानिकता खतरे में आ जाए या खत्म हो जाए। तो क्या हमारे कानून में किसी भी तरह की कोई कमी है? क्या इस कमी की पहचान हुई है? अगर हां, तो सुधार के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं, और अगर सुझाव दिए गए हैं तो उनका क्या हुआ है? क्योंकि ये देश भीड़ नहीं चलाएगी, किसी भी रंग का गमछा पटका पहन के नहीं चलाएगी। इसलिए जरूरी है कि इन सारी बातों पर विस्तार से बात हो। आज दिन की बड़ी खबर में इस पर बात करेंगे, खरगोन मामले के अपडेट्स भी देंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई की हेट स्पीच को लेकर अदालत ने क्या फैसला दिया और इसकी वजह क्या थी। लेकिन शो में सबसे पहले देखिए दिन का वीडियो। नाना के घर क्या लेके जा रही हो? वो आटा। आटा लेके जा रहा? रो क्यों रही हो? वो जाने नहीं देगा, वहाँ 2 दिन से भूखे। 2 दिन से भूखे हैं? कहाँ पर? वो उधर गुलशन नगर। गुलशन नगर जा रही हो? हाँ, आटा और क्या लेके जा रहे हो उसमें? चावल। आटा और चावल। क्या नाम लिखती हो आप? सब्जी। कहाँ रहती हो आप? संजय नगर। संजय नगर में रहती हो? ठीक। छोटी सी बच्ची, सर पर अनाज से भरी गठरी, आवाज में रुदन और चेहरे पर पसरी बेबसी। ये सांप्रदायिकता की पीड़ा है। मध्य प्रदेश के खरगोन में बच्ची के नाना नानी के पास खाने का राशन नहीं है। 2 दिन से कर्फ्यू है तो बच्ची राशन पहुंचाना चाह रही थी। नियम का पालन कराना भी जरूरी है, तो पुलिस जानने से रोक रही थी। दंगाई दंगा कर चले गए, कुछ धरे गए, कुछ की तलाश जारी है, लेकिन भुगत जनता रही है, जिसका इस बखेड़े से कुछ भी लेना देना नहीं था। एमपी के खरगोन में रामनवमी के जुलूस के बाद 2 दिनों तक सांप्रदायिक हिंसा होती रही। पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं कई इलाकों में रिपोर्ट की गई। इसके बाद चला बुलडोजर, और यह भी सुर्खियों में रहा। अतिक्रमण के नाम पर मकान गिराए गए। एक मकान वो भी गिरा दिया गया जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया था। सरकार की तरफ से जारी निधि से हसीना नाम की महिला ने यह घर बनाया। हिंसा के बाद हुई कार्रवाई पर अब इनका घर भी जमींदोज हो गया। इसके बाद सवाल हुआ कि पीएम आवास योजना के तहत बने घर को क्यों गिराया गया।
और सरकार की तरफ से जवाब मिला कि प्रशासन ने इसे पहले ही अतिक्रमण मान लिया था। 7 अप्रैल को रामनवमी से पहले ही हटाने का नोटिस भी जारी किया था। अब यहां सवाल और गंभीर हो जाता है। पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों की जियो टैगिंग होती है, बाकायदा मार्किंग की जाती है, हर चरण की फोटो भेजने के बाद किश्त जारी होती है। क्या इस केस में ऐसा नहीं हुआ? क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की गई? गलतियों का शनाख्तीकरण हुआ, चिन्हित किया गया कि क्यों? और क्या सरकार ने सरकारी निधि से एक अवैध जमीन पर, अतिक्रमण की जमीन पर मकान बना दिया? हिंसा विरोधी अभियान में बुलडोजर इनके घर को गिरा गया। अब आंसुओं के सिवाय इनके पास कुछ नहीं बचा है। सुनिए इनके आरोप क्या हैं। कुछ भी नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ, सिर्फ हमको 3 दिन नोटिस देने को हुए, बस ना आ गए। और आए तो हमने बोला भी, बुलडोजर भी साथ में कितनी लिया है, तो हमने बोला भाई तुम क्या कर रही है, बस यहाँ आके खड़े हो गए अंगने में हमारे। तुम क्या भाई तुम ये क्या कर रहा है? तो कि हम तो कूड़े साफ कर रहे हैं, हम कहीं नहीं कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री का लिखा हुआ था घर पे, उस पर उन्होंने गोबर पहले लीपा, और गोबर लीपने के बाद में सब घर के आसपास बुलडोजर लगा दिया। और मैं निकल नहीं रही थी बाहर कि मैं नहीं निकलूंगी घर में से, मेरे को भी मार डालो, मैं जाऊंगी कहाँ? मेरे को भी मारो, मैं यहीं मारूंगी मिलके, मैं नहीं जाऊंगी कहीं। तो मेरे को खींची और लट चलाए। और ये आई भी यहाँ पर तो क्या बोल रहा है कि हम पे पत्थर चला, इन्होंने उल्टे हमको मारे हैं। अब बहुत हो रहे अत्याचार अपनों के साथ, अपनों को अब जीने नहीं दे रहा, उनका बस यही काम है। मुसलमानों को तो बस खत्म कर रहा है भाई। अगर किसी ने हिंसा की है तो यकीनन उस पर कानून सम्मत ढंग से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी कि दोबारा कोई पत्थर उठाने की सोच भी ना पाए, ना किसी को मारने की। लेकिन खरगोन में और देश के दूसरे इलाकों में जो कार्रवाई के नाम पर हो रहा है, पार्टियां या सरकार के समर्थक उसे भले ही सही ठहराते रहें, लेकिन कानून और संविधान की नजर में ये सही नहीं है। दिन की वीडियो पर बात हो गई, अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। राजस्थान के करौली में 2 अप्रैल को हिंसा हुई थी। जुलूस के दौरान नारेबाजी और भड़काऊ गाने बजे, उसके बाद पत्थर चले, फिर दोनों तरफ से जमकर हिंसा हुई। घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या राजस्थान पहुंचे। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ उन्होंने घायलों से मुलाकात की। तेजस्वी सूर्या की तरफ से न्याय यात्रा निकालने की कोशिश भी की गई, जिसे पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और राजस्थान पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। आखिर में पुलिस ने तेजस्वी सूर्या समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया। सुनिए तेजस्वी सूर्या ने इस मौके पर क्या कहा। लालू प्रसाद के जंगल राज के बारे में हम सुने थे, पर आज अशोक गहलोत के जंगल राज को हम वास्तविक रूप में हम देख रहे हैं। करौली में जो हिंसा हुआ था, उसके 2 पीड़ित थे, उनका जो कंडीशन है, उनका हालत है, वो इतना बुरा है। 20-30 साल के जो नौजवान, जिसके सामने पूरा जीवन है, वो अभी पूरा बेड रिडन है। तेजस्वी सूर्या ने अशोक गहलोत सरकार की तुलना बिहार में कभी मुख्यमंत्री रहे लालू यादव की जंगल राज वाली सरकार के साथ की। ये उनका आरोप है। बीजेपी कांग्रेस सरकार को घेर ही रही थी कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोर्चा संभाल लिया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी जयपुर पहुंचे थे और उन्होंने भी गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया। सुनिए। यकीनन वो फेलियर है राजस्थान की कांग्रेस गवर्नमेंट का, और उनकी नाहिली और नाकारापन से ही वो कम्युनल राइट हुआ, जिसमें एक टारगेटेड वायलेंस मुस्लिम कम्युनिटी पर किया गया है, और इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अभी पोलराइजेशन हो रहा, आपको लग रहा है बीजेपी कर रही है इसे? तो देखिए, सरकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करें। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि अशोक गहलोत साहब सबक हासिल करेंगे। जो साबिका में जब मुख्यमंत्री थे तो उसको कुरान करीम को जलाया गया, 10 मुसलमान पुलिस फायरिंग मारे गए, और ऐसा लगता है कि वो माजी में जो हुआ उससे वो सबक हासिल नहीं किए, और इन्हीं वजहों से, इन्हीं गलतियों से फसाद होता है और फिरका परस्ती बढ़ती। दूसरी सुर्खी असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई से जुड़ी है। अकबरुद्दीन ओवैसी विधायक भड़काऊ भाषण के मामले में उन्हें क्लीन चिट मिल गई है।
हैदराबाद के नामपल्ली मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को 2 हेट स्पीच के मामलों में बरी कर दिया है। दोनों मामले निर्मल और निजामाबाद जिले से जुड़े हुए थे। कोर्ट ने कहा कि अभियोजक पर्याप्त सबूत नहीं दे पाए। साथ ही अकबरुद्दीन ओवैसी को हिदायत दी गई कि वो कोई भी विवादित बयान न दें। ये मामला 2012 का है। अकबरुद्दीन ने 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो वाला निरा घटिया बयान दिया था। इस मामले में छोटे ओवैसी को 40 दिन जेल में भी रहना पड़ा था। सीआईडी ने 2016 में चार्जशीट फाइल की थी। 74 गवाह पेश किए गए। नजीमाबाद मामले में 41 और निर्मल मामले में 33 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। हालांकि अदालत ने गवाहों और सबूतों को अपर्याप्त बताया। तीसरी सुर्खी कर्नाटक से जुड़ी है। बीजेपी सरकार में मंत्री केएस ईश्वरप्पा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। बीते दिनों यहां के उडुपी में एक ठेकेदार ने बीजेपी सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री केएस ईश्वरप्पा पर कमीशन के पैसों के लिए परेशान करने का आरोप लगाया था। साथ ही कहा था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदारी मंत्री की होगी। ठेकेदार का नाम संतोष पाटिल था। 12 अप्रैल की सुबह उडुपी के एक होटल में इस ठेकेदार का शव मिला। बेलगावी जिले के संतोष के पाटिल का शव निजी लॉज के एक कमरे में मिला। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी मृत्यु के लिए ईश्वरप्पा जिम्मेदार हैं। इस मामले में संतोष पाटिल के भाई की शिकायत पर एफआईआर में मंत्री पर संतोष को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप भी लगाया गया। उन्हें आरोपी नंबर 1 बताया गया। इसके बावजूद ईश्वरप्पा ने खुद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। पार्टी पर ईश्वरप्पा को हटाने का दबाव बन रहा है। कर्नाटक में विपक्ष लगातार हमलावर है। दिल्ली में भी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने साथी कार्यकर्ताओं के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन किया और मंत्री ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग की। कर्नाटक में कुछ जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी ईश्वरप्पा के खिलाफ प्रदर्शन किए और काले झंडे लहराए। रही बात मंत्री जी की, तो उन्होंने कह दिया है कि मैं तो ऐसे 100 मामले पहले भी देख चुका हूं। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। 23 दिसंबर 2021 के लल्लन टॉप शो में हमने आपको विस्तार से बताया था कि किस तरह से 17 से 19 दिसंबर के बीच हरिद्वार और दिल्ली में कथित धर्म संसद का आयोजन हुआ। हमने कथित इसलिए कहा क्योंकि इस आयोजन का संबंध ना तो संसद से था और ना ही उस महान धर्म से जिसकी ठेकेदारी इस आयोजन में की जा रही थी। हरिद्वार वाले कार्यक्रम में साध्वी अन्नपूर्णा उर्फ पूजा शकुन पांडे, यति नरसिंहानंद गिरी उर्फ दीपक त्यागी, वसीम रिजवी उर्फ जगदीश नारायण त्यागी और स्वामी प्रबोधानंद जैसे लोग शामिल हुए। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जमकर बयान दिए गए और हिंसा का आह्वान किया गया। इसी दौरान दिल्ली में सुदर्शन चैनल के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहानके ने हिंदू युवा वाहिनी के कथित शेर और शेरनियों को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ भी दिला दी थी। इन दोनों मामलों में पुलिस के कथित लचर रवैये को लेकर दिल्ली में रहने वाले कुर्बान अली और वरिष्ठ वकील अंजना प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने पैरवी की। 12 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान सिब्बल ने कहा था कि हरिद्वार धर्म संसद की तरह और भी कार्यक्रमों की तैयारी है, वहां भी भड़काऊ भाषण दिए जा सकते हैं। तब अदालत ने याचिकाकर्ताओं को यह छूट दी थी कि वो संबंधित स्थानीय अधिकारियों को ज्ञापन दें ताकि प्रशासन उचित कार्रवाई करे। इसी दिन अदालत ने इस मामले में नोटिस भी जारी कर दिए थे। आज हुई सुनवाई में नोटिस का जवाब देते हुए उत्तराखंड सरकार के वकील ने कहा कि सूबे की सरकार ने इस मामले में 4 एफआईआर दर्ज की हैं और 3 में चार्जशीट पेश की जा चुकी है। वकीलों ने यह भी कहा कि शासन स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगा, लेकिन इसके लिए 3 हफ्तों का वक्त चाहिए। दर्शक जानते ही हैं कि साल के अंत में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। गुजरात में भी चुनावों और धार्मिक ध्रुवीकरण का सीधा नाता किसी से छिपा नहीं है। इसीलिए हिमाचल में प्रस्तावित धर्म संसद को सिर्फ धर्म के चश्मे से देखना काफी नहीं होगा। आज वाली सुनवाई में सिब्बल ने इस धर्म संसद का मुद्दा भी बेंच के सामने उठाया। उन्होंने कहा कि धर्म संसद का आयोजन रविवार 17 अप्रैल के रोज होना है। माहौल कैसा है सब देख रहे हैं, अतः इस कार्यक्रम पर रोक लगाई जाए। इस पर बेंच ने कहा कि अदालत रोक का आदेश देने से पहले हिमाचल प्रदेश सरकार का पक्ष भी सुनना चाहेगी। आज सूबे की सरकार को नोटिस जारी नहीं किया गया, लेकिन सिब्बल को इस बात की अनुमति जरूर दी गई कि वो याचिका की एक कॉपी हिमाचल प्रदेश के वकील को दें। साथ ही ये भी कहा गया कि याचिकाकर्ता 12 जनवरी के आदेश के तहत हिमाचल प्रशासन को पूर्व सूचना दे सकते हैं।
इंडिया टुडे पर छपी संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जब धर्म संसद मामले पर सुनवाई चल रही थी, तब वकील अश्विनी उपाध्याय ने विधि आयोग की 2017 वाली सिफारिश लागू करने की भी मांग की। ये एक महत्वपूर्ण मांग है और इसका सीधा संबंध भारत में इन दिनों जो भी हो रहा है उससे है। दरअसल 2017 में विधि आयोग ने अपनी 267वीं रिपोर्ट में कहा था कि हेट स्पीच के मामलों में कार्रवाई के लिए भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में अलग से धाराएं जोड़ी जाएं। ऐसा नहीं कि भारत में अभी हेट स्पीच को कानूनी वैधता मिली हुई है, ये अब भी अपराध है, लेकिन अमूमन ऐसे मामलों में शांति भंग करने, दो समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने जैसी धाराएं लगाई जाती हैं। ये देखा गया है कि इन धाराओं में मामला दर्ज होने के बाद भी आरोपी को सजा मिलने में लंबा वक्त लगता है। कानून की नीयत भले स्पष्ट हो, लेकिन भाषा इतनी स्पष्ट नहीं है कि हेट स्पीच की पहचान कर पाए और फिर सजा हो। इसीलिए विधि आयोग ने एक समर्पित धारा बनाने का सुझाव दिया था। जस्टिस BS चौहान की अध्यक्षता में विधि आयोग ने हेट स्पीच को लेकर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन किया था और दो प्रमुख सिफारिशें की थी। पहली, धारा 153C बनाई जाए। इसके तहत धर्म, जाति या संप्रदाय के आधार पर नफरत फैलाने वाले और जो हेट स्पीच कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरा, 1 से 2 साल की जेल का प्रावधान होता है, साथ में 5000 का जुर्माना। धारा 505A बनाई जाए। इसके तहत हर डर फैलाने या हिंसा फैलाने के लिए उकसाने संबंधित मामले में 1 से 2 साल की जेल का प्रावधान हो, साथ में 5000 रुपए का जुर्माना। आयोग ने यह भी कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की पहली अनुसूची में संशोधन किया जाए और प्रस्तावित धारा 153C को संज्ञेय और गैर जमानती बनाया जाए। इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस या अदालत इन मामलों में बिना शिकायत मिले भी कार्रवाई कर सकती है और आरोपियों को आसानी से बेल या जमानत नहीं मिलती। आयोग ने प्रस्तावित धारा 505A को भी संज्ञेय बनाने की बात कही थी, लेकिन ये एक जमानती धारा होती है, यानी जमानत देने पर आरोपी जेल से बाहर आ सकता था। इसके लिए किसी विशेष कानूनी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ती। अमूमन हेट स्पीच के मुकदमे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दलीलों के सामने धीमे पड़ जाते हैं, क्योंकि क्या अभिव्यक्ति है और क्या हेट स्पीच, इस पर स्पष्टता नहीं है। इसीलिए विधि आयोग ने तब हेट स्पीच की परिभाषा भी सुझाई थी। यह अंग्रेजी में थी, हमने इसका अनुवाद किया है आपके लिए, सुनिए। ऐसा कोई भी बोला गया या लिखा गया शब्द या संकेत जो किसी के द्वारा देखा या सुना गया हो और जिसकी मंशा डर फैलाना, धमकाना या हिंसा भड़काना हो, उसे हेट स्पीच माना जाए। हेट स्पीच प्रायः व्यक्तियों के एक समूह के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश होती है और ये समूह नस्ल, जाति, लिंग, यौन पसंद या धर्म के आधार पर तय किए जाते हैं। भारत में हेट स्पीच जंगल की आग की तरह फैल रही है। बात भड़काऊ भाषण से चली थी, अब भड़काऊ डीजे तक पहुंच गई है। बावजूद इसके 5 साल बाद भी विधि आयोग की सिफारिशों पर अमल नहीं किया गया। 22 जनवरी 2022 को टाइम्स ऑफ इंडिया पर छपी भारती जैन की खबर बताती है कि गृह मामलों पर संसदीय समिति के अध्यक्ष आनंद शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से एक निवेदन किया था। इस निवेदन में ठीक वही बात थी जो 2017 में विधि आयोग ने हेट स्पीच को लेकर कही थी। आखिर क्यों सरकार हेट स्पीच पर कार्रवाई करने से कतरा रही है? क्यों एक कानून जिसकी रूपरेखा लगभग तैयार है उसे लागू नहीं किया गया है? इस बारे में कानून मंत्रालय में क्या बात हुई? क्या सरकार की कोई आपत्ति है? और अगर आपत्ति है तो क्या सरकार ने विधि आयोग से सिफारिशों में सुधार करने को कहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सरकार हेट स्पीच पर रोक लगाना भी चाहती है? सवाल ढेर सारे हैं, जवाब सरकार को देना है, हमारी और आपकी सरकार को। क्योंकि जब तक हेट स्पीच को लेकर सख्त कानून नहीं होगा, त्वरित कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम वैसे वीडियो देखते रहेंगे जिसमें रायपुर धर्म संसद के दौरान महात्मा गांधी को लेकर कभी आपत्तिजनक बातें कही जाती हैं, गालियां दी जाती हैं और वही कालीचरण जब छूटता है तो इंदौर में उसका स्वागत धूमधाम से होता है। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जहां पर धार्मिक पहचान के बाद भद्दी गालियां दी जाती हैं। अब व्हाटअबाउटरी वाले आएंगे, कहेंगे कि इस पर इतना कुछ बोल दिया, पत्थर बरसाने वालों पर नहीं बोला। बोला था, लेकिन आपकी सुनने की नीयत नहीं थी। बोला था कि इस देश में कोई भी कानून हाथ में ले तो उस पर कठोरतम और त्वरित कार्रवाई हो। पर यह कार्रवाई कौन करेगा? भीड़ करेगी? अपनी मनमर्जियों से चलने वाले लोग करेंगे? या इस देश की अदालत करेगी जो संविधान की शपथ लेती है? अदालतों को ही ये काम करने दीजिए, क्योंकि जब भीड़ ये काम करती है तो देश तालिबान में तब्दील हो जाता है। अफगानिस्तान ज्यादा दूर नहीं है, न इतिहास की दृष्टि से न भूगोल की दृष्टि से। और समझदार वो होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सबक लेते हैं। इसलिए जरूरी है
कि हम और आप सचेत रहें। किसी भी किस्म के कट्टरपंथ की जगह नहीं है। जगह किस चीज़ की है कि इस पर बात हो कि हमारे और आपके अस्पताल, क्या वहाँ पर गरीबों का मुकम्मल इलाज होता है? क्या कोई भटकता नहीं है? क्या कोई इलाज के अभाव में मर तो नहीं जाता है? क्या इस देश में कुपोषण की सब समस्याओं का हल निकाल लिया गया है? क्या इस देश में हर स्किल्ड लेबर के पास रोजगार है? क्या इस देश में हर उस व्यक्ति के पास उस स्किल को हासिल करने के लिए जरूरी संसाधन है ताकि वो अपनी जिंदगी गरिमापूर्ण ढंग से जी सके? क्या इस देश का संविधान, इस देश की सरकार इस देश के नागरिक को एक भय मुक्त वातावरण दे पा रही है? क्या हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो हवा पर्याप्त स्वस्थ है? क्या हमारे कल कारखानों को पर्याप्त मदद मिल रही है नीतियों के द्वारा ताकि वो निरंतर देश को समृद्ध करें? क्या हमारे स्कूलों में जहां 2 बरस के गैप के बाद बच्चे पहुंच रहे हैं, डिजिटल गैप, स्टडी गैप, अध्ययन का गैप नहीं हो गया है? उन बच्चों के लिए हम क्या करने वाले हैं, और खास तौर पर उनके लिए जिनके ऊपर गरीबी की, बेरोजगारी की मार सबसे ज्यादा पड़ती है? ये वो सवाल हैं जिनसे इस देश को रात और दिन जूझना चाहिए। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हासिल करने के लिए हमें वैज्ञानिक चेतना के साथ, तर्क के साथ, बिना किसी भेदभाव के बात करनी चाहिए, बहस करनी चाहिए, समाधान खोजना चाहिए। क्योंकि हमारे देश के हुक्मरान ही है ना जो कहते हैं कि जब एक स्कूल बनता है, जब एक अस्पताल बनता है, जब एक सड़क बनती है, जब एक टीका बनता है, तो वो नस्ल का, धर्म का, जाति का, संप्रदाय का, भाषा का, इलाके का भेद नहीं करता है। हमें लगा था कि पैंडेमिक बीता तो लोगों को समझ आ गई होगी, वो समझ जिसके बारे में हजारों बरस पहले हमारे पुरखे कह गए थे। युधिष्ठिर ने जब यक्ष को आखिरी प्रश्न का जवाब दिया था तो क्या कहा था? यक्ष ने पूछा था, दुनिया का सबसे बड़ा अचरज क्या है? युधिष्ठिर ने कहा था, आदमी रोज मरता है, रोज पैदा होता है, ये सब देखता है, लेकिन बर्ताव ऐसे करता है जैसे अजर अमर हो। कोविड के दौरान हमने सीखा कि हमारे देश की कमियां क्या हैं, उन पर कैसे काम किया जाना चाहिए। कोविड के दौरान हमने करुणा देखी, कोविड के दौरान हमने साहचर्य देखा, लोगों ने एक दूसरे की मदद की। और कोविड बीतने के बाद हम क्या देख रहे हैं? क्या ये हमारी प्राथमिकताएं हैं? ये सवाल है जो हमारे और आपके सामने है, क्योंकि हम और आप ही ये देश हैं, हम भारत के लोग। आज का ललन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। आखिरी में कू की राय। आज हमने दर्शकों से पूछा था, क्या धर्म संसद के नाम पर भड़काऊ भाषणों पर रोक लगनी चाहिए? हाँ कहने वाले 88% हैं, नहीं कहने वाले 12% हैं। अगर आप भी इस सोशल मीडिया ऐप पर, कू पर हमारे पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप वहां पर ललन टॉप को फॉलो करें। अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय भी दे सकते हैं हैशटैग के साथ LT शो ऑन कू के नाम से। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना, ऑर्डिनरी पर जल्दी हम आपके लिए एक नया शो लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है परवरिश। शो के नाम से जाहिर है पेरेंटिंग टिप्स देने वाला है। यंग मम्मी पापा हैं या नॉट सो यंग हैं तो ये शो आपके काम का होने वाला है। इसे देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ऑर्डिनरी या फेसबुक पेज ऑर्डिनरी पर जरूर जाएं और वहां पर लगातार आपको औरतों की नजर से दुनिया के अलग अलग मसले नजर आएंगे। पड़ोसियों की तान और गूगल बाबा के ज्ञान में फंसे मम्मी पापा के लिए अब आ गया समाधान। ऑर्डिनरी का नया शो परवरिश, जो आपके बच्चे की पढ़ाई से लेकर उसकी डाइट तक आपका देगा साथ। ये है एक कंप्लीट शो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए। तो देखना मत भूलिएगा हर बुधवार ऑर्डिनरी पर परवरिश गीतिका के साथ। अब चलता हूं, रुखसती का वक्त है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।